गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक छोटा सा टॉपिक करेंगे। इस टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, या हिंदी में इसको हम बोल सकते हैं परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। तो सबसे पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि ये जो लॉ है ये क्या है और क्यों लागू होता है। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, इसमें हम ये मान के चलते हैं कि हमारे पास दो साधन हैं, यानी टू फैक्टर हैं। एक है लैंड और दूसरा है लेबर। तो इन दोनों में से एक जो फैक्टर है वो फिक्स है, यानी स्थिर है, उसको हम ना घटा सकते हैं और ना बढ़ा सकते हैं। लेकिन जो दूसरा फैक्टर है, अगर हमें अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है तो हमें जो चेंज करना है वो अपने दूसरे फैक्टर में करना है, यानी जो हमारी यूनिट्स ऑफ लेबर है हम उनको घटा बढ़ा सकते हैं। अगर हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करना है तो हम लेबर ज्यादा लगा देंगे, लेकिन एक समय के बाद ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, इसमें कैसे चेंज होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई जमीन का टुकड़ा है या हमने कोई फैक्ट्री लगा रखी है, उसमें हमने प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो स्टार्टिंग में अगर हमारे पास लेबर कम है तो हमारे पास जो फैक्टर है, यानी जो जमीन है उसका, या हमारे पास कोई फैक्ट्री है उसकी मशीनरी का एफिशिएंटली यूज नहीं हो रहा, हम उसे पूरी तरह यूज नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास जो लेबर है वो कम है। तो हम अपना प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, हम लेबर को बढ़ा देंगे। लेकिन हर इंसान की अपनी कैपेसिटी होती है, वो एक मतलब उसकी वो कुछ टाइम तक ही, या जैसे एक आदमी है वो मान लीजिए 8 घंटे काम कर सकता है, 10 घंटे काम कर सकता है, उसके बाद अगर आप उससे और ज्यादा काम करवाओगे तो उसकी जो वो जो काम करेगा उसमें डिक्रीजिंग आएगी, यानी वो कम उत्पादन कर पाएगा क्योंकि उसके बाद वो थक जाएगा। तो ऐसे ही एक टाइम लिमिट के बाद अगर हम लेबर बढ़ाते जाएंगे तो जो जमीन है हमारी, वैसे ही उसका प्रोडक्शन, मान लीजिए खेत है उसमें हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छे फर्टिलाइजर डालेंगे, अच्छे बीज डालेंगे, तो वो जमीन जितना प्रोडक्शन कर रही है ज्यादा से ज्यादा उतना कर सकती है। उसके बाद अगर हम फर्टिलाइजर और वो सब बढ़ाएंगे तो उसके बाद चाहे हम कितना ही बढ़ाएं, उसके बाद उसका प्रोडक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा, और वो अगर हम ज्यादा फर्टिलाइजर करेंगे, यूज करेंगे, तो वो जो फसल है वो उल्टी हमारी जल जाएगी या खराब हो जाएगी। तो ऐसे ही किसी फैक्ट्री में है, अगर हम वर्कर्स और ज्यादा लगा देंगे तो उसके बाद क्या है, वर्कर्स खाली पड़े रहेंगे। तो इसलिए ये लॉ ऑफ प्रोपोर्शन लागू होता है कि एक टाइम तक तो अगर हम लेबर बढ़ाएंगे तो हमारा प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ेगा, यानी तेजी से बढ़ेगा। उसके बाद अगर हमने ज्यादा लेबर लगाए तो उसके बाद क्या है कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, लेकिन वो घटती दर पर बढ़ेगा। फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल कंप्लीटली मतलब अपने टॉप पे आ जाएगा और उसके बाद प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद तो ये इस तरह से तीन टाइप में इसका प्रोडक्शन बढ़ता है। तो इसमें इसको मैंने तीन भागों में बांटा है। फर्स्ट को हम बोलेंगे इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन, यानी बढ़ती दर पर प्रोडक्शन बढ़ेगा। उसके बाद डिक्रीजिंग रेट, यानी घटती दर पर बढ़ेगा लेकिन घटती दर पर बढ़ेगा। उसके बाद क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, हमारा प्रोडक्शन बढ़ना बंद हो जाएगा, वो घटने लगेगा। तो इसको तीन भागों में बांटा जाता है। एक तो इंक्रीजिंग रेट यानी बढ़ती दर पर उत्पादन, फिर घटती दर पर उत्पादन, और ऋणात्मक नेगेटिव रेट ऑफ प्रोडक्शन। तो हमने ये एक टेबल ली है, इसमें हमने यूनिट्स ऑफ लेबर ली है, यानी हमारे पास जो यूनिट ऑफ लैंड ली है, जो जमीन है वो हमारे पास एक यूनिट ही है। हमें इस यूनिट लैंड के ऊपर ही प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, तो हम उसके ऊपर फिर यूनिट्स ऑफ लेबर लगाएंगे। तो ये लेबर की यूनिट्स दी गई है, पहले हमने एक लेबर लगाया, फिर दो लगाए, यानी हम जो लेबर हैं उनको बढ़ाते जा रहे हैं। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि हम एक लेबर लगा रहे हैं तो हमारा प्रोडक्शन 2 हो रहा है। उसके बाद हमने जैसे ही लेबर बढ़ाया तो हमारा प्रोडक्शन बढ़कर 2 से 5 हो गया। ऐसे ही हम लेबर बढ़ाते गए, तो जैसे 2 से 5 हुआ, 5 से 9 हुआ। तो ये मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो टोटल प्रोडक्ट है उसमें हम एक और यूनिट का एक्स्ट्रा यूज करने पर जो उसमें परिवर्तन आता है, जो चेंज आता है, वो क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। तो जैसे पहले हमने एक लेबर लगाया तो 2 प्रोडक्शन हुआ, फिर 5 हुआ, तो हमारा एमपी क्या आएगा, हम 5 में से 2 को माइनस कर देंगे, यानी 3
3 आया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। उसके बाद मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा 4 आया, यानी हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो बढ़ता जा रहा है, यानी टीपी हमारा इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा है, 2 3 4। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे 9 से 12 हुआ, 12 से 14 हुआ, 14 से 15 हुआ, तो हमारा जो एमपी है वो गिरना स्टार्ट हो गया। पहले इंक्रीजिंग रेट पर बढ़ रहा था, फिर डिक्रीजिंग रेट पर बढ़ने लगा, 3 2 1, और एक टाइम ऐसा आया जब ये 0 हो गया और उसके बाद नेगेटिव हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो फिक्स्ड हमारा हमारा फैक्टर है उसकी प्रोडक्शन की एक लिमिट होती है, एक सीमा होती है, उसके बाद वो प्रोडक्शन बढ़ना कम हो जाएगा, चाहे हम कितने भी मशीनरी लगा लें, चाहे कितनी भी लेबर लगा लें। तो ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से एक क्वेश्चन आपका पक्का आएगा, चाहे तो इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में पूछ ले कि एक्सप्लेन द लॉ ऑफ वेरिएबल या परिवर्तनशील अनुपातों के नियम को एक्सप्लेन करें, या फिर इसमें से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो छोटे छोटे क्वेश्चन कैसे निकलेंगे, अगर लॉन्ग में पूछा जाता तो आप ऐसे पहले टेबल बनाएंगे, उसके बाद ये आप इनको एक एक लाइन में इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोडक्शन और डिक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोपोर्शन या नेगेटिव रेट ऑफ प्रोपोर्शन इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये टेबल बनाने के बाद फिर आप इसका डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम मैंने इसलिए बनाया है, तो आप ऐसे एक्सप्लेन भी कर सकते हो और डायग्राम से आपको पूरा टॉपिक अच्छे से समझ आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में हमने ये लिया है हमारा टीपी, टोटल प्रोडक्शन। तो ये टोटल प्रोडक्शन हमारा स्टार्टिंग में तेज गति से बढ़ रहा है, तो ये है इंक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोपोर्शन, यानी तेज गति से बढ़ रहा है। लेकिन उसके बाद ये बढ़ रहा है, लेकिन स्लोली बढ़ रहा है, और एक टाइम ऐसा आया जहां पर हमारा टीपी है वो टॉप पॉइंट पर पहुंच गया। लेकिन जैसे ये बढ़ रहा है तो हमारा जो एमपी है वो भी बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ आने के बाद ये डिक्रीजिंग होना स्टार्ट हो गया। तो इसको ये हमने 3 भागों में बांटा, तो ये हमारा इंक्रीजिंग रेट है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग कब है, जब एमपी गिरना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हमारा डिक्रीजिंग रेट ऑफ प्रोपोर्शन है। और थर्ड कब आएगा, जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर देखो नेगेटिव, यहाँ एमपी 0 हो गया और उसके बाद ये नेगेटिव हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया, यानी ये माइनस में चला गया। तो एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जब टीपी मैक्सिमम होता है तो एमपी क्या होगा, एमपी 0 होगा। यहाँ पे जहां पर टीपी मैक्सिमम होगा वहां पर एमपी हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा, सीमांत उत्पाद हमारा 0 हो जाएगा। और जब या एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जब टीपी गिरना स्टार्ट हो जाता है तो एमपी क्या होगा, जब टीपी गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो एमपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। या एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाता है कि जब एपी टॉप पर होता है तो एमपी क्या होता है, या एमपी एपी को कहां काटता है, एपी को एमपी वहां काटता है जहां पर जो एवरेज प्रोडक्ट है वो बिल्कुल टॉप हो जाता है, यानी जहां पर एमपी उसको काटेगा उसके बाद एपी गिरना स्टार्ट हो जाएगा। या एक नंबर में ऐसे पूछ लिया जाएगा कि क्या एमपी नेगेटिव हो सकता है, यस एमपी नेगेटिव हो सकता है। या ऐसे पूछ लिया जाएगा कि जो औसत उत्पाद है क्या वो नेगेटिव हो सकता है, नहीं, जो औसत उत्पाद है वो गिरना स्टार्ट कर देगा, लेकिन वो कभी भी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो टोटल प्रोडक्ट है हमारा वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, यानी कोई भी फर्म प्रोडक्शन कर रही है तो कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन करेगी, तो इसलिए एपी हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन एमपी नेगेटिव हो जाएगा। कब नेगेटिव हो जाएगा, जब टीपी मैक्सिमम होगा और उसके बाद जब टीपी गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो एमपी हमारा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें से एक एक नंबर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन निकलते हैं कि टीपी जब टॉप पे होता है तो एमपी क्या होगा, 0 होगा, जब टीपी गिरना स्टार्ट हो जाएगा तो एमपी क्या होगा, नेगेटिव होगा। एपी को एमपी कहां काटेगा, जहां पर एपी अपने टॉप पॉइंट पर होगा। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू।